दोस्तों ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो इंडिया के अलावा 4 और कंट्रीज जिनमें चाइना, रशिया, इराक और पाकिस्तान इनके शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होना अलाउ कर रहा है। बाकी शिप्स के लिए बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ से कहते हैं ना कड़क अप्रोच अपनाई हुई है। और इसमें ईरान की तरफ से जो ईरान के आप कह सकते हो फॉरेन मिनिस्टर ना अब्बास अरागची, उनकी तरफ से ये कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है, इस पर अब ईरान का सोवरेन राइट है। इसका मतलब ईरान के अप्रूवल के बिना कोई भी वहां से पास नहीं हो सकता। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि श्रीलंका और इंडिया को तो थैंक यू भी बोला है। इसलिए कि हमने ये जो आपको पता है ना कि एक एक्सरसाइज के लिए ईरानियन शिप्स आए हुए थे इंडिया में, तो उसमें IRIS डेना करके एक ईरानियन वेसल, उसको हमने एक तरीके से आप कह सकते हो कि शेल्टर दी थी, है ना, सिचुएशन के चलते। तो वो अपने आप में बड़ी वेलकमिंग कंसिडर की जा रही है ईरान की तरफ से। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो अभी वेस्ट एशिया से जो ऑयल का ट्रेड हम करते हैं वो लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात की जा रही है। इससे क्या है कि जो फिस्कल पॉलिसी के लिए जो डबल डेंट का चैलेंज क्रिएट हो रहा है। डबल डेंट का मतलब अगर मैं बताऊं तो एक तरफ तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कितना मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए महंगाई को कंट्रोल करना, और दूसरा रुपी है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। तो इस चक्कर में बोले इन दोनों चीजों को टैकल करने का एक ही तरीका है कि हम वेस्ट एशिया से जो भी ट्रेड करें वो मोर और लेस हमारी लोकल करेंसीज में करें। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि हम अगर बात करें तो इससे प्रोसेस के थ्रू जितना हमारा इंपोर्ट होता है उसका 80% पेमेंट अब हम लोकल करेंसीज में करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक अपने आप में एफर्ट डाला जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और साथ ही साथ जिस तरीके के स्पेकुलेशंस लग रहे हैं कि इंडिया में एनर्जी क्राइसिस का टाइम चल रहा है, वो सारी चीजें, तो देखो इंडिया के पास में गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से कि 60 दिन का तो ऑयल रिजर्व है और एलपीजी सप्लाई भी 1 महीने तक हमारे पास में सस्टेन करने वाली है कम से कम। तो ये एक अपने आप में ऐसा स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, देखो आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। प्रीलिम्स का अगर हम बात करें तो मई में 24-25 को आपका एग्जाम है, तो समय बहुत ही कम रह गया है। तो ऐसे में एक आपका टेस्ट हो जाए जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिवली आप खुद को चेक कर पाए कि हाँ हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इसके लिए देखो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। कब? 28 मार्च, मतलब कल ही आ गया है, जिसमें आपको जीएस और सी सैट दोनों के दोनों, मतलब प्रॉपर जो आप एग्जाम देने जाओगे जो माहौल मिलेगा वैसे ही यहां पर आपको एक तरीके से अटेम्प्ट करने का पूरा मौका मिलेगा। और इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ऑनलाइन में तो चलो ठीक है कहीं से भी ज्वाइन हो जाए, ऑफलाइन के लिए हमें चाहिए सेंटर्स। तो सेंटर्स की डिटेल है वो नीचे आपको पिन कमेंट और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। और बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए भी आप जैसे ज्वाइन करना चाहें तो भाई कहाँ से ज्वाइन करें, तो उसके लिए भी आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर 2026 का आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन दे लो या फिर ऑफलाइन दे सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। फर्स्ट आर्टिकल है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। देखो क्या हो रहा है कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, जिसमें क्या होता था पहले कि 1991 के समय से तो एक कहते ना कि एक प्रोसेस ही चल रहा था। ठीक है, कि एक इंटरिम कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए, प्लस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एक सिलेक्शन कमेटी बनाते थे और फिर वो नाम रेकमेंड किया करते थे कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इलेक्शन के तौर पे हमें अपॉइंट कर, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट करना है, और प्रेसिडेंट साहब उनके नाम पे फिर अप्रूवल दे दिया करते थे। लेकिन क्या होता है कि 2023 में एक एक्ट लाया गया पार्लियामेंट की तरफ से, जिस एक्ट को बोला गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट 2023, जिसमें क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रोल है यहां पर, इसको हटा करके क्या कर दिया कि कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको पीएम अपनी तरफ से नॉमिनेट करेंगे। तो ये एक अपने आप में सवाल था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हुआ करती है उसमें एक अनबायसनेस लाई जाए, एक न्यूट्रलिटी लाई जाए, जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम किया करते थे एक पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर के तौर पे।
लेकिन यहां पर ये पार्लियामेंट के लॉ ने ये एक तरीके से रोक दिया। अब इसी बात को चैलेंज किया गया इस 2023 के एक्ट को कि यहां पर क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रीइंट्रोड्यूस नहीं हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना सूर्यकांत जी, उनका ये कहना है कि देखो यहां पर सीजीआई का ही तो मामला है और मैं खुद सीजीआई हूं, अगर इस बात को मैं सुनूंगा तो सीधी बात है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हुआ कि नहीं। ऐसा ये पहले जज नहीं है जिन्होंने ये बात कही है, ऐसा पहले संजीव खन्ना जो थे हमारे चीफ जस्टिस, उनके द्वारा भी कहा गया था। तो यहां सवाल ये आता है, तो ये तो एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मामला है, तो आने वाले समय में तो सारे जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कोई ना कोई तरीके से हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए। इसका मतलब तो ये हो गया कि सभी लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो लोग फिर वो रिक्यूज कर लेंगे कि हाँ जी हम इस केस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आप ये बताओ कि क्या वाकई में इस जगह जस्टिस इंश्योर होने का कोई स्कोप दिखाई पड़ रहा है? नहीं ना। इसलिए फिर बाद में आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। इसका मतलब सिंपल है कि चाहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो जजेस का, अब यहां पर सारे जजेस का ही मामला अगर उलझ गया तो कोई भी जज आगे नहीं आएगा इस केस को सुनने में, और उसके चलते फिर बाद में जस्टिस इंश्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सोचिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते आप अगर जस्टिस इंश्योर नहीं कर पाओ तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक बात है? नहीं ना। इसीलिए कहा गया कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव फॉरम एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उस टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते भी अगर जजेस को केसेस को सुनना पड़े तो सुना जाए। ठीक है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? जस्टिस कैन नॉट बी डिनाइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन अनबायस्ड एडजुडिकेटर। क्योंकि यहां पर सीजीआई का खुद का मामला है तो सुनिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन बीइंग कि यहां पर मामला है कि सारे जजेस ही अगर इस तरीके से कहने लग जाएंगे तो फिर सुनेगा कौन इस केस को, है ना। इसमें देखो नेचुरल जस्टिस का जो हम प्रोसेस फॉलो किया करते हैं, जिसमें साफ साफ ये मेंशन रहता है कि भाई एक कैंडिडेट अपने ही खिलाफ कोई केस चल रहा है उसमें ही जज बन के बैठ जाए, ये नहीं अलाउड होता है नेचुरल जस्टिस में। लेकिन यहां पर हमें एक छूट का प्रोविजन दिखता है, एक्सेप्शन का, कि जब मामला ही ऐसा हो कि जहां पर सारे जजेज ही यूं कह दे कि हमारा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर वो चीजें वायबल नहीं होती है। तो यहां पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है इसका कॉन्सेप्ट कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स के आधार पर आया, और इसका एक एग्जाम्पल देखो आप कब यूज हुआ, जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब सीधी बात है, ये जो केस था, इस केस में क्या था? अपॉइंटमेंट जजेस का होगा और जुडिशरी के जजेस को ही डिसाइड करना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया कि नहीं? तो उस टाइम पर भी एक तरीके से कहा गया था कि आप सिस्टम को पैरालाइज नहीं कर सकते हो, सब ये कह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हम नहीं कर सकते। तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ जाता है कि करो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, लेकिन ओवरऑल अगर देखें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ठीक बात है तो करिए इस पे काम। कंडीशन की बात करें, यहां पर सिंपल सा है कि ज्यादातर जो एडजुडिकेटर्स हैं अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सीधी बात है, अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सभी जजेस के साथ आ रहा है तो कोई इशू नहीं, आप करिए। ठीक है। लिमिटेशन, अगर यहां पर कोई आपके पास में ऑल्टरनेटिव मेथड अवेलेबल है तो फिर बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड नहीं किया जाएगा। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो जजेस पार्टिसिपेट ना करे। लेकिन आपके पास में कोई इंपार्शियल अथॉरिटी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑल्टरनेट मेथड ही नहीं है, तो फिर जो चल रहा है उसमें आपको प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद भी जस्टिस इंश्योर करने के लिए जजेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को अप्रूवल दे दिया है, और इसमें अब सब्सिडी का जो टाइम है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल दे दिया। एक तो देखो हमें उड़ान स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, वो हम अच्छे से देखेंगे। उड़े देश का आम नागरिक, अब क्या है कि स्कीम में थोड़ा सा और अमेंडमेंट किया गया है। क्योंकि पहले तो क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बनाना है कई जैसे रिमोट एरियाज में, है ना। इसके अलावा ये था कि भाई रीजनल कनेक्टिविटी को हम एयर कनेक्टिविटी के थ्रू कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन अब मॉडिफाइड उड़ान स्कीम है ना, इसमें सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि चीजें मेंटेन रहे, ऐसा नहीं हो कि चीजें विद द टाइम खत्म हो गई, है ना। तो मॉडिफाइड उड़ान स्कीम में यही है, ये एक रिवैम्प्ड वर्जन है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको हम उड़े देश का आम नागरिक बोलते हैं, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, और जहां जहां पर भी रूट्स डिसाइड किए गए थे पहले उड़ान स्कीम के पहले फेजेस में,
कि हाँ भाई हमें कनेक्टिविटी एयर के थ्रू देनी है, वो अगर बंद हो गए हो तो उनको हमें रीस्टार्ट करना है। और ये मॉडिफाइड उड़ान स्कीम का जो पीरियड रहेगा दैट विल बी 2026 टू 2036। टोटल आउटले 28,840 करोड़ का दिया गया है। इसमें मैं मेजर बताऊं तो एक तो सब्सिडी का स्कोप है, यहां पर आप देख लो इसकी एक तरीके ब्रेकिंग 3 से 5 साल के लिए रूट वैलिडिटी के ऊपर काम किया जाएगा और सब्सिडी दी जाएगी। मतलब सिंपल है कि आप देखो कि जब भी हम एयर टिकट कराते हैं हमारी लोकल, है ना, मेट्रो सिटीज के अलावा, है ना, तो आप क्या देखते हो कि शुरू शुरू की जो टिकट चार्जेस होते हैं वो बड़े सस्ते होते हैं। तो यही तो मेन टारगेट है कि अफोर्डेबल हमें एयर फेयर तैयार करना, जिससे कि कोई भी एयर ट्रेवल कर सके, है ना, उड़े देश का आम नागरिक। इसके अलावा अभी जो चल रहा है उड़ान का मैकेनिज्म वो चल रहा है एयर फेयर लेवी से बेसिस पे। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेट्रो सिटीज के बीच में कम्यूटेशन होता है यूजिंग एयर, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि मेट्रो सिटीज की जो टिकट्स होती है उन पे उड़े देश का आम नागरिक नाम से एक तरीके से लेवी, एक टैक्स या फिर कहो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी जाती है, और उस पैसे का फिर यूज किया जाता है। ये जो हम एक रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी के पॉइंट की बात कर रहे हैं, या टीयर 2 टीयर 3 की जो हमारी सिटीज हैं उनके बीच में जो कनेक्टिविटी एयर के थ्रू देना चाह रहे हैं, वहां पर जो ये जो हमारी एयरलाइंस होती हैं इनके पॉकेट पे जो बर्डन पड़ता है, क्योंकि वो उतना वायबल होता नहीं है, टिकट आप ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, चार्जेस, है ना। तो ऐसे में यहां पर जो मेट्रो टू मेट्रो कम्यूटेशन होता है ना, इसमें आपने एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रखे थे और वो फिर यहां पर कॉम्पनसेट करने में हेल्प करते हैं। मतलब एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है यहां पर टैक्सेस का या फिर ड्यूटी का। अब क्या किया जा रहा है कि ये एयर फेयर लेवी वाला मैकेनिज्म हटा करके गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम डायरेक्टली खुद ही इस चीज में पैसा देंगे। इसका मतलब सिंपल क्या हो गया कि अब मेट्रो सिटीज के बीच में जो मतलब मूवमेंट था थ्रू एयर, वो अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ये एयर लेवी जो है, एयर फेयर लेवी, ये बंद कर दिया और गवर्नमेंट खुद अफोर्ड करेगी पैसे को। इसका मतलब रीजनल कनेक्टिविटी भी फिर सस्ती करने का और स्कोप बना रहेगा। इसके अलावा इस मॉडिफाइड उड़ान स्कीम में 100 एयरपोर्ट्स तैयार किए जाएंगे, 200 हेलीपैड मतलब हेलीकॉप्टर्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी रिमोट एंड हिली रीजन में। इसके अलावा एयरलाइन ऑपरेटर्स को सपोर्ट देना कि जिस एरिया में ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, डिमांड ज्यादा नहीं है, वहां पर भी आप एयरपोर्ट पे प्रॉपरली काम करिए, अपने रूट्स को मेंटेन करिए। उड़ान स्कीम की बात करें, उड़ा उड़े देश का आम नागरिक, ये एक रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम जिसका मेन काम क्या कि एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करने का है। इसकी लॉन्चिंग हुई थी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के तहत, और अगर देखा जाए तो सबसे पहली उड़ान फ्लाइट चली थी शिमला से दिल्ली के बीच में 27 अप्रैल 2017, याद रखें। और नोडल एजेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अगर देखें तो उड़ान के 1 से 4 फेज पहले चल चुके हैं, जहां पर मेन टारगेट क्या था कि अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को इनको हमें डेवलप करना है, टूरिज्म प्रमोट करना है, रिमोट रीजन्स की कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है। फिर 5th फेज आया जो अभी चल रहा है, इसमें हेलीकॉप्टर, स्मॉल एयरक्राफ्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है। और जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है दैट इज मॉडिफाइड उड़ान, इसमें मेन टारगेट हो जाएगा सस्टेनेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। याद रख लेना भाई इन चीजों को। की फीचर्स की बात करें तो एयर फेयर कैप मैंने बताया शुरुआत में कितना सस्ता हमें मिल जाता है ना। इसके अलावा वायबिलिटी गैप फंडिंग, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम करना चाहें उसमें प्राइवेट सेक्टर को आगे लाते हैं, लेकिन जितना पैसा प्राइवेट सेक्टर लाता है वो थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो जो शॉर्टेज आ रही है, पैसे की कमी आ रही है, उसको फुलफिल किया जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग के बेसिस पे। और वो कैसे फुलफिल होती है, वो जो फंडिंग है वो कैसे आती है, मैंने बताया रीजनल कनेक्टिविटी फंड के बेसिस पे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एयर फेयर लेवी लगा दिया करते हैं मेट्रो सिटीज के बीच में कनेक्टिविटी को देखते हुए। मेट्रो सिटीज के बीच में ट्रेवल जो भी करेगा वो बिजनेस क्लास या फिर थोड़ा सा इनकम वाइज ज्यादा लोग होते हैं, उनके अगर टैक्स लेवी लगा दिया उस पैसे का फिर उस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है वायबिलिटी कैप फंडिंग में, फिर उसका यूज किया जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरा पैसा खुद अफोर्ड करेगी, समझ गए। इसके अलावा एटीएफ जो होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उस पर टैक्स कम करना, है ना। स्टेट्स को ये सीधी बात है, कनेक्टिविटी अगर बढ़ती है तो स्टेट्स को भी तो बेनिफिट होता ही है ना, उनके यहाँ पे टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म बढ़ रहा है, तो वो वैल्यू एडेड टैक्स जो लगाते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे वो रिड्यूस करते हैं, कुछ कंसेशंस देते हैं, छूट दिए जाते हैं। तो यहां आप देखो कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बढ़िया एग्जांपल है। अब देखो सिग्निफिकेंस हमें ध्यान रख लेनी है, रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना है, रीजनल डेवलपमेंट इंश्योर करना है, टूरिज्म, ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना है, पर्टिकुलरली सेकंड और थर्ड टीयर के सिटीज है उनमें। इसके अलावा रिमोट और स्ट्रेटेजिक एरिया जैसे बॉर्डर एरियाज, वहां तक हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रहे, एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन। ओवरऑल देखें
तो एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ में स्कीम को और आगे बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट आया था कावेरी रिवर। देखो आईआईटी गांधीनगर की एक स्टडी आई है सामने, जिसमें जो कावेरी रिवर का आने वाले समय में 2026 से मतलब आने वाले 25 ईयर्स के टाइम में कावेरी रिवर में जो वाटर फ्लो है वो 3.5% तक डिक्लाइन कर जाएगा। तो ये एक अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। तो यहां पर देखा जाए ना, तो ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी 1951 से 2012 के बीच में कावेरी रिवर में वाटर डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया 28% के हिसाब से। अब देख लो कितना ज्यादा कंसर्निंग बात है, क्योंकि कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, लोअर राइपेरियन स्टेट में तमिलनाडु है, इसके अलावा इसका ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो केरला में भी है, और साथ ही साथ पुदुचेरी भी आ जाता है। तो यहां पर अगर वाटर शेयरिंग में अगर हम बात करें तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिवर है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का बहुत बड़ा इशू है ये, ठीक है। तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में ये इशू और ज्यादा हाइप ले सकता है अगर ये वाटर लाइन डिक्लाइन करती है तो। अब देखो हमारे पास में बड़ी एक डिफरेंट कंडीशन डेवलप हो रही है। कैसे कि हमारे जो नॉर्थ इंडियन पेरेनियल रिवर्स है ना, उनमें जैसे क्या बता गंगा, इंडस, इनमें तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होना, ज्यादा रेनफॉल हिमालयन रीजन में होना, इसके चलते बोले वाटर लेवल आने वाले समय में बढ़ेगा। वहीं पर कावेरी में रिड्यूस होने की बात हो रही है, तो ये बड़ी कंसर्निंग बात है। वहीं पर क्लाइमेट मॉडल जो यूज किया जाते हैं जिससे कि आइडिया लगे कि क्या मॉनसून पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि कावेरी की अगर बात करें तो देखो यहां पर इसकी लोकेशन आ गई। तो यहां पर अगर देखें तो ये आपका साउथ वेस्टर्न मॉनसून है, उससे भी थोड़े रेनफॉल आने रेनफॉल से इसकी सोर्स फीडिंग हो जाती है। और जब मॉनसून रिट्रीट करता है तो नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून आता है, तो उससे भी हमारे अगर देखें तो कावेरी के लोअर राइपेरियन रीजन में थोड़ा सा आपको पानी की सप्लाई मेंटेन रहती है। तो सदर्न इंडियन हम अगर रीजन की बात करें तो वहां पर कावेरी एक ऐसे रिवर है जो मोर और लेस पूरे साल बहती है, पेरेनियल रिवर है, और यहां पर पानी की शॉर्टेज आना बड़ी कंसर्निंग बात है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के केसेस, कई वर्डिक्ट्स इस चीज में आ चुके हैं। थोड़ा कावेरी के बारे में समझते हैं। देखो शुरुआत होती है कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल्स से इसकी, है ना। और वैसे देखा जाए तो ये रिवर है, पेरेनियल है, मैंने बताया किस तरीके से साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों मानसून से इसको फीडिंग होती है, ठीक है। और साउथ इंडिया में हमारे यहाँ पर ये इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से देखो आप यहाँ पर कृष्ण सागर आ गया, ठीक है, मेट्टू डैम आ गया, ये नाम याद रखने हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। इसके अलावा ओरिजिन कर्नाटका में हो ही रहा है, ब्रह्मगिरी हिल्स के वहां पर देखो ताल कावेरी से इसकी ओरिजिनेट हो जाती है ये वेस्टर्न घाट से। फिर कर्नाटका में इसका ओरिजिन आप देख ही लेंगे, हाइट, ठीक है, याद रख लेंगे आप। मेजरली कहां कहां से फ्लो होती है हमने देख लिया, टोटल 800 किलोमीटर का एरिया या लेंथ कवर करके फिर बे ऑफ बंगाल में। इसकी ट्रिब्यूटरीज का हमें ध्यान रखना है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें हरांगी, हेमवती, शिमशा और अर्कवती। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लक्ष्मण तीर्था, कबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती। वाटर शेयर की बात करें तो डिस्प्यूट मैंने बताया, इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2018 में बोला गया कि तमिलनाडु को ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, 404.25 टीएमसी एफटी, ठीक है। वहीं पे कर्नाटका को 284 के लिए बोला, केरला को 30 और पुदुचेरी को 7। तो इसमें वाटर शेयरिंग का रेशियो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और डेल्टा आप यहां पर देख सकते हो कि ये रिवर इधर से आगे फ्लो करती है तो थंजावुर के बाद में ये अपना डेल्टा डेवलप कर देती है, और कावेरी रिवर के डेल्टा को बोला जाता है गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है। और इसके अलावा इस पर लोकेटेड इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो देखो मैसूर, इरोद, ठीक है, इसके अलावा आपका थंजावुर, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। फिर आता है एंटी प्रोटॉन। देखो जब भी हम किसी मैटर की बात करते हैं तो हमारे पास में जो भी हम सब्सटेंसेस देखते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज का डेवलपमेंट देखते हैं, वो मोर और लेस मैटर से बनी रहती है, और उन्हीं के जस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज या कहें कि सिमिलर कॉम्पोजिशन से देखें तो वहां पर हमें मतलब एक तरीके से आप एटॉमिक मास और ये चीजें देखो वो तो सेम दिखेंगी, लेकिन प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट दिखे तो वो एंटी मैटर हो जाता है। तो होता क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न है ना, उसके साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये बताया है कि हमने पहली बार रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हुए हमने एंटी प्रोटॉन्स को मूव कराया है। अब एंटी प्रोटॉन क्या होता है समझो, ये एक तरीके से प्रोटॉन आप जानते हैं कि कोई भी मैटर होता है, कोई भी एटम होता है, उसके न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
तो प्रोटॉन पर हमें पता है कि पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पॉजिटिव उसका अपनी तरफ से पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन एंटी प्रोटॉन क्या होता है कि ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटॉन्स के इक्वल ही आपको मास कंटिन्यू करते दिखेंगे, लेकिन आप देखोगे कि इन पे चार्ज होता है नेगेटिव। इसलिए प्रोटॉन जैसा होना लेकिन नेगेटिव चार्ज के साथ चलना, वो होता है एंटी प्रोटॉन। और ऐसे में प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन को अगर आप कोलाइड करा दो तो होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे और केवल गामा रेज मतलब एनर्जी रिलीज होगी। इसको थोड़ा सा हम ज्योग्राफी से कनेक्ट करके समझें तो बिग बैंग थ्योरी आपने जरूर पढ़ी होगी। तो उसमें भी साइंटिस्ट इसी बात को देख रहे हैं कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो बिग बैंग हुआ तो बड़ा ब्लास्ट हुआ, तो उसमें से वो जो मैटर बना उसमें तो चलो ठीक है, हम खुद कंसिडर हो रहे हैं कि आसपास में लाइफ कैसे डेवलप हुई, कैसे सेलेस्टियल बॉडीज चल रही हैं, वो मैटर था क्योंकि एनर्जी का कन्वर्जन होने लग गया था मैटर में, एटम फॉर्मेशन में आ गया था। उसके बाद में धीरे धीरे करके फिर लंबे 13.7 बिलियन ईयर्स का जो प्रोसेस रहा उसमें हम आज का जो सेलेस्टियल इकोसिस्टम देख रहे हैं पूरा ओवरऑल, वो हम समझ पाते हैं। लेकिन उसी के साथ में ये भी था कि मैटर बना था तो एंटी मैटर भी जरूर बना होगा। तो एंटी मैटर कहां गया, इतना कम कैसे हुआ? क्योंकि मैटर और एंटी मैटर अगर सेम क्वांटिटी में होता है ना तो दोनों के कॉलिजन के चलते सब कुछ खत्म होकर अल्टीमेटली केवल और केवल एनर्जी बच जाती है। तो उसके देखो ऊपर रिसर्च चल रही है। तो ये जो एंटी मैटर होता है उसी में प्रोटॉन तो क्या हो गया, मैटर, और उसी के जस्ट ऑपोजिट साइन और उसी की तरीके फीचर लेके चलने वाला एंटी प्रोटॉन हो गया। ठीक है, तो एंटी प्रोटॉन क्या हो गया, सेम एज प्रोटॉन बट विद द चार्ज ऑफ नेगेटिव, विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये एक तरीके का एंटी मैटर पार्टिकल होता है, समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो कि प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन को देखोगे तो आपको मोर और लेस एक जैसे मैग्नीट्यूड में स्पिन करते दिखेंगे, लेकिन ऑपोजिट बिहेवियर दिखेगा इनका। सबसे पहले एंटी प्रोटॉन के बारे में आइडिया लगाया था पॉल डिराक ने, जब क्वांटम थ्योरी की जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी उसको वो रिसर्च कर रहे थे उस पर। फिर 1955 में फाइनली ये एक क्लियर हो गया कि हाँ भाई एंटी प्रोटॉन जैसे सब्सटेंस भी होती हैं। तो इसको, इसका क्रेडिट किसको जाता है, एमिलियो सेग्री और ओवेन चैम्बरलिन को, याद रख लेंगे आप। चलिए ठीक है, फिर बात आती है प्रोडक्शन। देखो नेचुरली अगर देखें तो एंटी प्रोटॉन हमारे एनवायरमेंट में नहीं मिलते हैं, अगर मिलते तो सोचो कितना ज्यादा डिजास्टर्स हो सकती थी लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती है ना। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो जो कॉस्मिक रेज होती हैं उनमें एंटी प्रोटॉन की प्रेजेंस है। दूसरा, आर्टिफिशियली क्या प्रोड्यूस किया जाता है, बिल्कुल सर्न में ये काम हो रहा है, तभी तो ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ। इंपॉर्टेंस देखो, एक तो क्या होता है स्टैंडर्ड मॉडल्स में इनका स्टडी करने में हेल्प हो जाती है। मैटर और एंटी मैटर सिमेट्री, मैंने बताया आपको यहां पर थ्योरी कि किस तरीके से मैटर को एंटी मैटर से अगर कोलाइड करें तो एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये किस तरीके से बैलेंस होता है और ये मैटर इतना ज्यादा कैसे बन गया, एंटी मैटर कहां गया, उनको स्टडी करने में हेल्प होगा। कॉस्मोलॉजी की बात करें तो किस तरीके से मैटर डोमिनेट कर रहा है यूनिवर्स में, उसको एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करते हैं। और अप्लाइड रिसर्च जैसे कि कैंसर थेरेपी में एंटी प्रोटॉन थेरेपी यूज होती है, तो वहां पर इनकी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम रिवीजन कर लेते हैं। नेमोजुडेक्स इन काउजुआ मीन्स क्या है भाई, एवरीवन हैज द राइट टू अपील, क्या ऐसा था? नेचुरल जस्टिस में एक्सेप्शन की हमने बात की थी, है ना, वो है ये। तो ये ऐसा तो नहीं था भाई, ये तो फॉल्स है। फिर फर्स्ट उड़ान फ्लाइट वाज ऑपरेटेड बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर, नहीं ये तो हमने देखा था शिमला और दिल्ली था, ये भी फॉल्स है। कावेरी रिवर बेसिन की बात करें तो नीलगिरी हिल्स की बात आई, नहीं ये तो ब्रह्मगिरी हिल्स थी। फिर एंटी प्रोटॉन की बात करें तो एंटी प्रोटॉन और एंटी पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल सही बात। तो ये हो गए हमारे ट्रू एंड फॉल्स। फिर आ जाओ कल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनकम की व्यवस्था की बात की थी हमने, बताओ भाई करेक्ट क्या था? ठीक है, तो इसमें देखो एक तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को लेना, खरीदना, बेचना, उसमें जो प्रॉफिट होता है उसमें हिस्सेदारी रहती है। दूसरी, फॉरेन करेंसी फॉरेक्स भी इनके पास में रहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उसका भी जब लेना देना एक्सचेंज करते हैं तो उनके पास में जो कन्वर्जन रेट होती है उसका भी अपना खुद का हिस्सा बनता है। फिर बात आती है पेंशन फंड, देखो पेंशन फंड का मामला गवर्नमेंट के हिस्से में रहता है, ना कि आरबीआई के हाथ में। तो तीसरा आप हटा दो, ये गया और ये भी गया, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब तीसरा, प्राइवेट कंपनीज को लेंडिंग, नहीं प्राइवेट कंपनीज को लेंडिंग आरबीआई खुद थोड़ा ना करेगा, तो कॉमर्शियल बैंक्स क्यों है फिर बाद में, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये बैंक क्या करेंगे? तो ये भी नहीं है, तो फोर्थ भी ऑप्शन खत्म हो गया। बचा क्या फिर हमारे पास में, यहां पे आगे फिफ्थ वाला, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो 100 रुपए का नोट है, अगर उसको प्रिंट करना और उसकी लागत केवल 5 रुपए आ रही है, तो आरबीआई के पास में इनकम हो गई कि नहीं 95 रुपीज की, सिंपल सा लॉजिक है। तो आंसर इज डी।
फिर दूसरा क्वेश्चन था आपका सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड, ध्यान से पढ़ा। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके पास में जो वेस्टेज है आप उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल ये है कि क्या सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं। तो देखो, अगर वेस्टेज रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट कर रहे हो, एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, एमिशंस कम होंगे। तो थर्ड वाला तो सपोर्ट कर रहा है। सेकंड वाला सर्कुलर इकोनॉमी रॉ मटेरियल के तौर पे जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी को कम कर देती है, तो ऐसे में भी आपको रॉ मटेरियल को जो प्रोसेस करने का जो काम है उसमें एनर्जी एफिशिएंसी आएगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, ये तो हमने कल भी पूछा, अच्छे से सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में देख भी लिया है ना। और थोड़ा सा इसको और देख लेना, आप आराम से क्लियर हो जाएगा कि क्या सर्कुलर इकोनॉमी होती है, किस तरीके से मैकेनिज्म सारा काम करता है आपका सर्कुलर इकोनॉमी में, क्या आरबीआई की इनकम की अरेंजमेंट्स है। क्लियर। तो अब इस वीडियो में तो देखो मोटा मोटा यही था। बाकी आप ये दोनों क्वेश्चन है 78 एंड 88, इनका आंसर आप जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और बाकी रही पीडीएफ की बात, तो लिंक मिल जाएगा आपको पिन कमेंट में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू वेरी मच।